फॉर एनी नेचुरल नंबर n। 6 की पावर n है, ठीक है। हमें ये चेक करना है कि n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ पर रख दिया जाए तो उससे जो सॉल्व होकर आंसर आएंगे वो उसके एंड में डिजिट जो है वो 0 होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो इस बात का मतलब क्या है ये पहले तो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करूँगा। देखिए, सबसे पहली चीज़, जैसे सपोज करो 10 प्यारे बच्चों कहीं पर लिखा हुआ 10 है ना। अगर मैं 10 की कुछ पावर लिखूँ यहाँ पर n, क्या लिखूँ 10 की पावर n, और n की वैल्यू मैं पुट करना शुरू करूँ कोई भी नेचुरल नंबर, ठीक। तो देखना प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर लिखा सपोज करिए 10 की पावर 1, सॉल्व करिए आंसर कितना आएगा 10। एंड में कितनी कौन सी डिजिट आई 0, ठीक। फिर से 10 की पावर, अब फिर से नेचुरल नंबर रखिए 2, क्या आंसर आएगा 100। एंड डिजिट कितनी आई 0। फिर से 100 का सॉरी, अब 10 की पावर कितनी रखिए 3, आंसर अब कितना आएगा 1000। फिर से क्या आया 0। तो आप कोई भी नेचुरल नंबर रखिए, सब जगह आंसर कितना आएगा, एंड डिजिट कितनी आएगी 0। यहाँ तक बात आ गई समझ में। अच्छा, इसी तरह से वो क्वेश्चन में पूछा है कि जैसे 10 की पावर n में आपने देखा एंड डिजिट 0 आती है, तो वो पूछ रहा है क्या इसी तरह से 6 की पावर n में एंड डिजिट 0 आती होगी, ये वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब सुनिए आप ध्यान से, जब भी एंड डिजिट 0 आती है 10 की पावर 10 में आपने देखा एंड डिजिट 0 आती है, तो इसकी एक खास बात है। वो क्या खास बात है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ध्यान देना। जैसे 10 है ना, इसकी अगर आप फैक्टर निकालें तो बताना आंसर में क्या क्या आया, कौन कौन से नंबर आपको देखने को मिले। 2 देखने को मिला, और अब एक और नंबर आप 2 डिजिट का सोचिए जो जिसके एंड में 0 आता हो। कोई भी बताइए कौन सा नंबर सोच लिया आपने। 30, सपोज करिए 30, ठीक। अब इसके फैक्टर कराइए आप, देखना ध्यान देना। 2 से डिवाइड कराया 15 है ना, फिर 3 से कराया 5, और फिर 5 1, क्या नंबर मिले आपको 2 मिला 5 मिला। और लेकिन एक बात आपने गौर की, ध्यान दिया कि 2 और 5 यहाँ भी आ रहा था, 2 और 5 यहाँ भी आ रहा है, यानी कि कोई डिजिट 0 से एंड हो रही है उसमें एक चीज देखने को मिलती है, उसमें 2 5 जरूर आएगा, कुछ और आए ना आए लेकिन 2 और 5 जरूर होगा। ये तो 2 डिजिट की बात हुई। अब एक नंबर आप ऐसा सोचिए 3 डिजिट का जिसके एंड में 0 आता हो, 120, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा 120 और मैंने इसके बारे में सोचना शुरू किया, इसके फैक्टर निकालने शुरू किए। तो 2 से ये 30, फिर 2 से ये 15, फिर 3 से ये 5, और ये तो कमाल है। फिर से क्या नंबर जरूर आए 2 5, कुछ और आए तो चलेगा लेकिन एक चीज तो पक्की है कि वहां पर एक चीज तो जरूर आएगी, 2 आएगा और 5 आएगा, ठीक। ये बात आ रही है आपको समझ में। तो मैंने आपको 2 चीजें करके दिखाई कि 10 की पावर n हो और n की वैल्यू 1 2 3 पुट करते हैं तो उनकी एंड डिजिट क्या आती है 0। इसी तरह से उसने क्वेश्चन में किसके लिए पूछा है, क्या 6 की पावर n भी n की वैल्यू पुट करने पर 0 से एंड होता होगा, एंड डिजिट उसकी 0 होती होगी, ये उसने पूछा है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया आपको क्या पूछा है। पहले तो मैंने सिर्फ आपको क्वेश्चन समझाया, क्वेश्चन में क्या पूछा है जैसे मैंने यहाँ करके दिखाया। जैसे 10 की पावर n में n की वैल्यू नेचुरल नंबर रखते हैं तो एंड डिजिट क्या आती है 0। इसी तरह से उसने पूछा है कि अगर 6 की पावर n में n की वैल्यू कोई नेचुरल नंबर रखें तो क्या वो एंड होगी विद डिजिट 0। ये क्वेश्चन समझाया मैंने आपको, क्वेश्चन में पूछा क्या है। फिर मैंने एक दूसरी चीज दिखाई आपको कि अगर कोई भी डिजिट 0 से एंड होती हो तो उसमें एक बात बिल्कुल फिक्स रहती है, एक बात बड़ा यूनिक है कि उसमें 2 आता है और 5 आता है। ये बात आई आपको समझ में। हमने सबसे पहली डिजिट से स्टार्ट किया जो 0 से स्टार्ट होती है ना, 10 डिजिट 10, और वहाँ पर 2 और 5 मिला हमें। फिर हमने और कोई सोचा वहाँ भी 2 5 मिला, और कोई सोचा वहाँ भी 2 5 मिला, ठीक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो आपने पढ़ी थी वो कहती है कि किसी भी
नंबर का, किसी भी डिजिट का, किसी भी नेचुरल नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है वो कैसा होता है? यूनिक। कैसा होता है? यूनिक होता है। यूनिक का मतलब ये है कि अगर कोई भी डिजिट 0 से एंड हो रही है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होगा। इसका मतलब वहां पर एक चीज जरूर आनी चाहिए, 2 एंड 5। ठीक है, यही चीज मैंने यहां पर करके देखी। 6 प्राइम फैक्टर ऑफ 6 क्या आएंगे? 6 की पावर n चल रहा था ना, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं? 6 के 2 इंटू 3 प्राइम फैक्टर यही आएंगे इसके, और इसकी पावर क्या चल रही है? n। अच्छा, अब उसने पूछा है कि ये क्या 0 से एंड होगा? तो आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके जो प्राइम फैक्टर हैं उसमें एक चीज नहीं आई, क्या? 5। क्या नहीं आया? 5 नहीं आया। तो 5 इज नॉट a factor of 6 पावर n। 6 पावर n में हमने देखा कि यहां पर प्राइम फैक्टर में क्या नहीं है? 5 नहीं है। ठीक, फॉर अ डिजिट एंड विद 0 मस्ट हैव, क्या होना चाहिए बताओ? हाँ, मस्ट हैव 2 एंड 5 एज प्राइम फैक्टर। ठीक, तो प्राइम फैक्टर होना चाहिए 2 और 5 होना चाहिए। इसलिए अब क्योंकि वहां पर 5 नहीं आ रहा है, देयरफॉर 6 पावर n कैन नॉट, हाँ, कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। ठीक है, यहां पर हमने कौन सी थ्योरम यूज की है? अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये एक एप्लीकेशन है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी डिजिट जो है जिसके एंड में 0 आ रहा है तो उसका प्राइम फैक्टर यूनिक होगा। हमने उसी को सॉल्व किया, हमने 6 के फैक्टर करके देखे, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या आया? 2 और 3। यहाँ पर क्या और होता? 5। तो हम क्या कह देते कि यस ये एंड हो रहा होगा, क्योंकि 2 इंटू 5 10 हो रहा होगा, तो वहाँ पर 0 आ जाता कहीं ना कहीं, है ना। लेकिन क्योंकि 5 नहीं आ रहा है इसलिए हमने क्या कहा कि 5 इसका फैक्टर नहीं है। और 5 फैक्टर, अगर किसी भी डिजिट को 0 से एंड होना है तो उसके फैक्टर में क्या आना चाहिए? 2 और 5। अब क्योंकि नहीं आ रहा है इसलिए ये 0 से एंड नहीं होगा। ये समझ आया आपको? ठीक। डिजिट इरेशनल नंबर, ये थ्योरम एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी है। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर वहाँ पर कितना है? 1.3, और ये उसका क्वेश्चन नंबर 1 होता है। ठीक, तो देखिए इस थ्योरम को ध्यान से कैसे करेंगे। √5 इज इरेशनल, ये हमें प्रूव करना है। मेथड कौन सा यूज करने वाले हैं हम? मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। ठीक, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन में हम क्या करते हैं? किसी एक नंबर को हम क्या प्रूफ करेंगे? √5 को क्या प्रूफ करेंगे? रैशनल प्रूफ कर देंगे, और फिर बाद में वहाँ पर हम कहेंगे कि ये कंट्राडिक्ट कर रहा है इस फैक्ट को, इसलिए जो कुछ हमने किया है वो रॉन्ग है, देयरफॉर ये नंबर कैसा है? इरेशनल। ये हमारी स्ट्रेटेजी है इस क्वेश्चन को करने की। ठीक है, तो करेंगे कैसे? देखिए ध्यान दीजिए। √5 को हम मानेंगे, सबसे पहले अज्यूम करेंगे लेट √5 बी अ कैसा नंबर प्यारे बच्चों? रैशनल नंबर। ठीक है, बिल्कुल आसान बात, इसको मैंने रैशनल नंबर माना। कोई भी रैशनल नंबर जो होता है वो किस फॉर्म में होता है? तो आंसर है a/b की फॉर्म में होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। और बस b की वैल्यू किसके इक्वल नहीं होनी चाहिए? यहाँ पर 0 के इक्वल, क्योंकि फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक, √5 अगर रैशनल नंबर है तो ये a/b की फॉर्म में होगा। अच्छा, इस b को मैं यहाँ ला सकता हूँ, लेकर आइए b √5 इक्वल्स टू क्या? a, ऐसा चल रहा है। ओके, नाउ अब मैं इस रूट को हटाने के लिए अपनी तरफ से क्या करा रहा हूं? स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये मैंने कराया। ठीक, ये समझ आ रहा है आपको? ठीक, स्क्वायरिंग कराइए। b √5 का स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या चल रहा है? a का स्क्वायर चल रहा है। ठीक, तो b का स्क्वायर कितना? b स्क्वायर, और √5 का स्क्वायर कितना होगा? 5, रूट से स्क्वायर कटा होगा। ठीक,
नाउ इधर क्या चल रहा है, ए स्क्वायर। ये बिल्कुल आसान सी बात है, ये समझ आया होगा। नाउ बी स्क्वायर ऐसे ही ठीक है, ए स्क्वायर, ये 5 अपॉन में आ जाएगा। ठीक, ये बना दी मैंने इक्वेशन नंबर 1। और जब हम इस इक्वेशन नंबर 1 को देखेंगे तो इससे क्या बात पता चलती है कि 5 किसको डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को। ठीक, तो ये वाली लाइन मैंने नोट कर ली कि 5 डिवाइड्स किसको, ए स्क्वायर को। 5 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। अच्छा, अब आप इधर ध्यान दीजिए, देखिए 25 को 5 डिवाइड करता है। ठीक, तो हम क्या कहेंगे कि अगर 25 को 5 डिवाइड करता है, या मैं इसको ऐसा कहूं कि 5 किसको डिवाइड करता है, 5 के स्क्वायर को। मैंने क्या कहा फिर से, 5 किसको डिवाइड करता है, 25 को। इसको मैंने ऐसे कहना शुरू कर दिया कि 5 किसको डिवाइड करता है, 5 के स्क्वायर को। अगर 5 के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो ऑल्सो किसको डिवाइड करता है, 5 को। ये बात आई आपको समझ में। ठीक, फिर से एग्जांपल लीजिए, 500 को डिवाइड करता है ना। अच्छा, 100 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 10 का स्क्वायर। ठीक, तो सुनिए ध्यान से, 500 को डिवाइड करता है, इसको मैंने ऐसे कहना शुरू कर दिया कि 5 10 के स्क्वायर को डिवाइड करता है। अगर 5 10 के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो ऑल्सो किसको डिवाइड करता होगा, 10 को। ये बात आ रही है आपको समझ में। ठीक है, फिर से कोई और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। कौन सा एग्जाम्पल ले लें, सपोज करिए यहां पर 625 मैंने लिखा। ठीक, 625 को हम लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर। ठीक, तो मैंने कहा 5 625 को डिवाइड करता है, इस बात को ऐसे कहना शुरू कर दिया कि 5 किसको डिवाइड करता है, 25 के स्क्वायर को। तो वो ऑल्सो किसको डिवाइड करता होगा, 25 को। तो इस बात का मतलब ये है कि कहीं भी कोई नंबर को अगर 5 डिवाइड कर रहा है, किसी नंबर के स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करता होगा। तो वही मैंने यहां पर लिखा कि 5 डिवाइड इफ ए स्क्वायर देन ऑल्सो क्या होता होगा, 5 डिवाइड्स व्हाट, ए। ये बात आई आपको समझ में। ठीक, अब इसके आगे की बात सुनिए, ध्यान दीजिए। 5 डिवाइड करता है 5 को। ठीक है, इस 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 इंटू 1। ठीक, फिर से 5 किसको डिवाइड करता है, 10 को। जिस नंबर को ये डिवाइड करता है वो नंबर 5 इंटू समथिंग लिखा जा सकता है। ये देखा आपने। फिर से यहां पर लिखा हुआ है 15, 5 15 को डिवाइड करता है, और 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 3। तो इस बात का मतलब है यहां पर मैं कितने भी नंबर लिखूं, उन नंबर को जिनको ये 5 डिवाइड करता है, उन नंबर में एक बात खास है कि यहां पर 5 तो आता ही है, साथ में यहां पर कोई एक नंबर आ रहा होता है मल्टीप्लाई में। उस नंबर को मैंने थोड़ी देर के लिए क्या नाम दे दिया, C। ठीक, अगर उस C का इस 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हम क्या कहेंगे कि वो नंबर हमारे सामने आ जाएगा जिसको 5 क्या करता है, डिवाइड करता है। ये समझ में आया। तो कोई भी नंबर इस दुनिया में हो जो इसको 5 डिवाइड करता है, वो नंबर किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, आंसर है 5C की फॉर्म में। ठीक, तो इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर 5 A को डिवाइड करता है तो A किस फॉर्म में रहा होगा, 5 इंटू समथिंग, C की फॉर्म में। ये समझ आया आपको। ठीक, अब इसके आगे की बात सुनिए। ये जो A की वैल्यू आई है 5C, इस A की वैल्यू 5C को मैं पुट कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, करा दीजिए। पुट वैल्यू ऑफ A इक्वल्स टू 5C इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है, कराइए। बी स्क्वायर इक्वल्स टू A की वैल्यू कितनी पुट कर रहा हूं, 5C का स्क्वायर, और अपॉन में क्या चल रहा है, 5। A की वैल्यू 5C और अपॉन में क्या चल रहा है, 5। ठीक, अच्छा, बी स्क्वायर ऐसे ही ठीक है। 5 के स्क्वायर को कितना लिखेंगे, 25, और साथ में क्या चल रहा है, C स्क्वायर, और अपॉन में क्या, 5। ठीक, अच्छा, बी स्क्वायर ऐसे ही ठीक है। 5 से ये कैंसिल होगा तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, और साथ में क्या चलेगा, C स्क्वायर। ठीक, इस 5 को मैं डिवाइड में लेकर आया तो बी स्क्वायर अपॉन 5, इधर क्या चल रहा है, C स्क्वायर। ये समझ आ रहा है आपको। ठीक, अब अगर
इस स्टेटमेंट को अगर मैं ध्यान से देखूं, इस स्टेटमेंट को, तो 5 किसको डिवाइड कर रहा है, बी स्क्वायर को। तो मैंने यहां पर लिखा 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर। ये अगर 5 बी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ऑल्सो वहां पर ये बात हम जानते हैं कि 5 किसको डिवाइड कर रहा होगा, आंसर है बी को डिवाइड कर रहा होगा। ठीक, ये बात हमें समझ में आती है। अब 5 ए को डिवाइड करता है, 5 ऑल्सो किसको डिवाइड करता है, बी को। तो इस बात का मतलब ये है कि 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। ये समझ आया? ठीक, इस बात को हमने यहां पर नोट कर लिया। देखिए कैसे नोट करेंगे। उन दोनों लाइनों को देखा और वहां से एक बात समझ में आई, 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। ठीक, अगर 5 कॉमन फैक्टर है तो अदर देन 1 एक कॉमन फैक्टर मिला हमें। ठीक, तो इसका मतलब ए और बी, ए बाई बी कैसे नंबर को शो कर रहा है, कंपोजिट नंबर। मींस मैं यहां पर लिख सकता हूं कि ए बाई बी किसको शो करता होगा, रैशनल नंबर को। ठीक, तो यहां से अगर मैं कहूं ए बाई बी अगर रैशनल नंबर है तो कौन रैशनल नंबर है एक्चुअल में, √5 रैशनल नंबर है। ठीक, तो यहां पर मैं लिखता हूं देयरफॉर ए एंड बी आर कंपोजिट नंबर। अगर ये कंपोजिट नंबर हैं तो मैं कह सकता हूं कि a बाई बी रैशनल होगा, मीन्स √5 रैशनल होगा। देयरफॉर √5 इज रैशनल नंबर। ये बात आपको समझ में आई। अगर √5 रैशनल नंबर है ये तो हमने प्रूफ कर लिया, लेकिन हमने एक फैक्ट पढ़ा है। क्या फैक्ट पढ़ा है कि बट इट कंट्राडिक्ट, यहां पर एक कंट्राडिक्शन क्रिएट हुआ है, बट इट कंट्राडिक्ट द फैक्ट। कौन सा फैक्ट, ये वाला फैक्ट कि √5 इज इर्रेशनल, √5 इज इर्रेशनल, ये एक फैक्ट है। तो ये यहां पर ये जो हमने प्रूफ किया है ये कंट्राडिक्ट करता है इस फैक्ट को। इसका मतलब जो हमारा सपोजिशन था कि √5 एक रैशनल नंबर है, ये सपोजिशन कैसा था, रॉन्ग। ठीक, तो हमने इस बात को यहां पर नोट कर लिया। देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। ठीक, हमारा जो सपोजिशन था वो कैसा है, रॉन्ग। अगर √5 एक रैशनल नंबर है, ये चीज अगर रॉन्ग है तो सही चीज क्या होती होगी, तो आंसर है कि √5 क्या होगा, इर्रेशनल नंबर। ठीक, तो यहां पर देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर √5 इज इर्रेशनल। इस तरह से इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, और इस मेथड का नाम क्या है, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, जिसमें हम कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन आता है तो हम जो कुछ भी सपोज करते हैं उसको रॉन्ग मानते हैं और लास्ट में वो चीज प्रूफ हो जाती है। ठीक, आपने क्वेश्चन नंबर 1 देखा, √5 को कैसे रैशनल नंबर प्रूफ करते हैं। इसी तरह से मैंने एनसीईआरटी का लिया है क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इर्रेशनल नंबर। ये मुझे प्रूफ करना है। तो देखो इसको कैसे करेंगे। पहली लाइन तो अब आपको याद हो गई होगी। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को हम क्या मान लेते हैं, 3 + √5 बी अ कैसा नंबर, रैशनल नंबर। ठीक है, बिल्कुल आसान बात। ठीक है, अगर ये रैशनल नंबर है तो इस नंबर को किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो आंसर है ये नंबर a बाई बी की फॉर्म में रहा होगा अगर ये रैशनल नंबर है। ठीक है, अब अभी तक मैंने जो आपको करके दिखाया था वो एक टाइप का क्वेश्चन था, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर जो रूट वाली क्वांटिटी हैं, रूट के अंदर उन क्वांटिटी को इधर ही रहने दो, बाकी सब कुछ उधर ले जाओ। मतलब इस 3 को इधर लेकर जाना है। a/b माइनस में क्या आएगा बताइए, 3। इधर एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आएगा, b, a माइनस में क्या, 3b। ठीक है, और इधर क्या चल रहा था बताइए, √5, और साथ में क्या लिखा हुआ है, 2, वो 2 ये आ गया। ये बात आई समझ में। ठीक,
क्या करना है, वही नंबर इधर रहने देना है जिसको जो रूट में आपके पास गिवन हो, बाकी सब कुछ उधर ले जाना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए √5 ऐसे ही ठीक है। अब एक चीज़ ये ध्यान देने वाली है कि अगर a/b एक रैशनल नंबर है तो वहाँ पर a क्या रहा होगा, कोई एक इंटीजर, b क्या होगा, कोई भी एक इंटीजर, इंटीजर अपॉन इंटीजर होता है वही रैशनल नंबर है। ठीक, तो आपको यहाँ पर अगर देखें तो a यहाँ पर जो कुछ लिखा हुआ है वो एक इंटीजर लिखा होगा, इंटीजर -3 इंटू b क्या है, एक इंटीजर, ठीक है, अपॉन 2 इंटू b क्या है, एक इंटीजर। ये बात आती है आपको समझ में? ठीक, अब इंटीजर्स को प्लस या माइनस करें, आंसर क्या आएगा, इंटीजर। इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करें, आंसर क्या आएगा, एक इंटीजर। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर लिखा कि इसका फाइनल आंसर जो होगा वो एक इंटीजर होगा। और क्लास 9th में आप ये पढ़ के आए हो कि जितने भी इंटीजर हैं वो सब क्या होते हैं, रैशनल नंबर। ठीक, तो इस बात का मतलब ये है इंटीजर आंसर आएगा, मतलब मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, कैसा आंसर आएगा, रैशनल नंबर आएगा ये। तो इसका मतलब मैंने प्रूफ कर दिया कि √5 कैसा नंबर है, रैशनल नंबर। देयरफॉर √5 इज कैसा नंबर, रैशनल नंबर। ये प्रूफ हो गया। लेकिन एक फैक्ट है, क्या फैक्ट है कि √5 कैसा नंबर होता है, इररेशनल नंबर। इसका मतलब यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज irrational, √5 is irrational। ये समझ आया, ये कंट्राडिक्ट कर रहा है। अगर ये कंट्राडिक्ट कर रहा है एक फैक्ट को, तो इसका मतलब जो कुछ हमने माना था, ये जो हमने लेट किया था, ये कैसा है, रॉन्ग है। ठीक, तो यहां पर हम लिख देंगे देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, अपर सपोजिशन इज रॉन्ग। ठीक, अब हमने सपोज क्या किया था, ये क्वांटिटी कैसी नंबर है, रैशनल। तो अगर हमारा ये वाला सपोजिशन कि ये रैशनल नंबर है, ये रॉन्ग है, तो सही क्या होगा कि ये क्वांटिटी कैसी है, इररेशनल नंबर। ठीक, देयरफॉर 3 + 2 √5 इज इररेशनल नंबर। ये समझ आया। तो इसमें हम इस तरह से करते हैं कि ये सब क्वांटिटी इंटीजर्स रही होंगी, तो यानी कि ये रैशनल होगा। रैशनल लिखने के बाद के जो ये स्टेप्स हैं ये सब में सिमिलर रहेंगे कि ये कंट्राडिक्शन आ रहा है, इसलिए हमारा सपोजिशन रॉन्ग है, इसलिए ये इररेशनल होगा। 510 एंड दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा नंबर क्या है, 92। ठीक, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 110 के फैक्टर कराइए। किसके फैक्टर, 110 के। देखिए क्या आएगा, 2 × 2 = 4 है ना, यहाँ पर कितना बचा, 1, 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10, ये आ गया। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वांटिटी 3 से डिवाइड करा सकते हैं क्या इसको, यस, 3 8 जा और 3 5 जा, ये आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट 3 से करा सकते हैं क्या इसको, नहीं करा सकते, तो नेक्स्ट किससे देंगे, 5 से। 5 × 1 = 5, ठीक है, 5 × 7 जा। नेक्स्ट क्वांटिटी 17 × 1 17, ये आ जाएगा। ठीक, तो 510 = 2 × 3 × 5 × 17, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, ये इसके हो गए फैक्टराइजेशन। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारे पास कौन सा है, 92। अब 92 के फैक्टर कराइए आप। देखिए सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, है ना, 46 आ गया। फिर से 2 से कराइए, 23 आ गया, और फिर से 23 से करा दिया, ये आ गया। ठीक, अब 92 के फैक्टर मेरे पास आए 2 × 2 × 23। ओके, फैक्टर कराना तो बिल्कुल आसान सी बात थी। मेन चीज ये है कि इसका HCF कैसे निकालेंगे। तो HCF निकालना बिल्कुल आसान होता है।
जो नंबर दोनों में कॉमन आ रहे हों उनको हम क्या लिखेंगे, HCF में लिखते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मुझे यहां पर 2 और यहां पर भी 2 मिला तो मैंने एक 2 लिख लिया, ये दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक, क्या कोई और नंबर दोनों में कॉमन है, नहीं है, एक पेयर तो बना ये वाला, तो मैंने यहां लिख लिया। तो HCF का आंसर कितना आ गया, 2। ठीक, अब मुझे निकालना है क्या, LCM। तो LCM कैसे निकालते हैं, LCM निकालना बिल्कुल आसान है। मैंने आपसे क्या कहा था, जो नंबर दोनों में कॉमन आ रहा हो उनमें से कौन सा वाला लिखते हैं जिसमें पावर ज्यादा हो। तो इस नंबर को आप पहले रीराइट करिए, कैसे, 2 की पावर 2 और इनटू में क्या, 23। अब बताइए यहां वाला 2 लिखूं या ये वाला 2 लिखूं, ये वाला जो इस पे पावर ज्यादा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप बताइए, 2 की पावर 2 और क्या लिखेंगे, यहां तो 3 है, यहां तो है ही नहीं, तो ये वाला 3 लिखेंगे। ठीक, इसके बाद 17, इसके बाद तो जो मैंने आपसे कहा था कि इन दोनों में से कौन सा नंबर लिखते हैं, इन दोनों में से वो नंबर लिखते हैं जिनमें से जिनकी पावर क्या हो, ज्यादा हो। तो इसलिए मैंने इसमें 2 की पावर 2 वो लिया। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे आप, इन नंबर का मल्टीप्लाई कराएंगे, यहां पर लिखेंगे। यहां पर लिखने के बाद नेक्स्ट क्वांटिटी क्या करनी है आपको, LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इक्वल्स टू क्या, प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर, या सिंपल लिखता हूं मैं यहां पर गिवन नंबर्स। ठीक, LCM और HCF इनका पहले आंसर निकालिए, बताइए कितना आएगा। इसका मल्टीप्लाई हमने कराया, कितना आंसर आ रहा है, 23460। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, LCM इंटू HCF। LCM हमारे पास कितना आया, 23460 मल्टीप्लाई, HCF का आंसर कितना आया, 2। ठीक, इसका मल्टीप्लाई करा दिया 2। ठीक, अच्छा, ये किसके इक्वल आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। गिवन नंबर्स हमारे पास क्या क्या थे, 510 एंड 92, तो मैंने यहां पर लिख लिया 510 इंटू में क्या, 92। अब इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कराइए, बताइए कितना आंसर आएगा, 46, हाँ बोलिए, 920। ठीक है, 46920, इनका मल्टीप्लाई कराइए, इसका आंसर भी यही आ रहा है। ठीक है, 46920, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, LCM इंटू HCF किसके इक्वल, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स के। ये समझ आ रहा है। ठीक, इसके बाद एक और पार्ट देखिए आप, देखिए यहां देखिए, नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारे पास। थर्ड पार्ट बताइए क्या है, थर्ड पार्ट है 336 एंड दूसरा नंबर क्या है बताइए, 54। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, फैक्टराइजेशन करना। ठीक, तो सबसे पहले फैक्टराइज कराइए, 336 के फैक्टर कराइए, कैसे कराओगे, 2 से डिवाइड कराओ, 168। ठीक है, फिर से 2 से डिवाइड कराइए, 84, फिर से कराइए 42, फिर से कराइए 21, फिर 3 से कराइए। इसके बाद बताइए ये, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर ध्यान दीजिए, 336 के हमने फैक्टर करा लिए, ये आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ये। ठीक, दूसरा नंबर हमारे पास क्या है, 54। ठीक है, 54 के फैक्टर कराइए, 2 से, इसके बाद 3 से, 9, इसके बाद 3 से, फिर इसके बाद 3 से, ये करा दिया। ठीक है, फैक्टर करा लिया हमने। 54 के फैक्टर क्या क्या आए, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट वाली चीज बताता हूं, आप ध्यान दीजिए, जब भी आपको एचसीएफ निकालना हो तब तो आप इसमें से देखिए। ठीक, तो यहां पर एचसीएफ लिखिए। एचसीएफ देखने के लिए क्या करोगे, इन दोनों में से जो जो कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या क्या आ रहा है, इस यहां भी 2 आ रहा है, यहां भी 2 आ रहा है। ठीक, और दूसरा पेयर ढूंढिए जो पेयर जो कॉमन आ रहा हो, तो एक 3 यहां भी आ रहा है, एक 3 यहां भी आ रहा है, ये भी मैंने लिख लिया। क्या कुछ और कॉमन है, कुछ और कॉमन नहीं दिखा मुझे। ठीक है, एक तो ये पेयर मुझे कॉमन दिखा और एक ये पेयर कॉमन दिखा, तो ये मैंने यहां लिख लिया। इससे मेरे पास एचसीएफ का आंसर कितना आ गया, 6।
ठीक, अब अगर आप एलसीएम निकालना चाहते हो तो एलसीएम के लिए मैं आपसे कहूंगा इसको फिर से लिख लिया करो। 336 में 1 2 3 4 2 की पावर क्या आ रही है, इनटू में क्या आ रहा है, इनटू में क्या चल रहा है 7। अच्छा 54 को भी दोबारा से लिख लो, देखो 2 लिख लो, इसके बाद 3 की पावर कितनी, समझ में आ रही बात। एचसीएफ तो आप यहां से निकाल लिया करो, और जब भी एलसीएम निकालना हो तो जो पावर्स की फॉर्म में इसको लिख लिया करो, इससे इसको देखना आसान हो जाता है। मतलब इस बात का मतलब ये है कि अब एलसीएम में मुझे पता है कि जहां पावर ज्यादा दिखेगी नंबर की वो वाला नंबर लिखना है। मतलब कि ये लिखें या ये लिखें, तो आंसर है ये वाला लिखें, तो 2 की पावर 4। ठीक, अच्छा ये लिखें या ये लिखें, नीचे वाला जहां पावर ज्यादा हो, तो ठीक है यहां पर मैंने लिखा 3 की पावर 3। ये समझ आया। अच्छा अब इसके बाद क्या बचा 7, भाई यहां तो 7 है ही नहीं। अच्छा सर ये वाला क्यों लिख देते हो, देखो इस बात का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों 7 की पावर है ना, इसका मतलब 1 ही तो होता है। तो बताओ यहाँ पर पावर ज्यादा है कि यहाँ पे पावर ज्यादा है, यहाँ पर ज्यादा है, इसलिए इसको ऐसा लिखते हैं। लेकिन इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, आपने सीधा जो बच गया वो यहाँ लिख लिया। ये समझ आया। ठीक, ये आपके पास क्या आ गया एलसीएम, ये समझ आ गया। अब इस एलसीएम का आपको मल्टीप्लाई कराना है, जो आपका आंसर यहाँ आएगा उसके बाद आप वेरीफाई कराएंगे एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इक्वल्स टू क्या, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, गिवन नंबर्स। ये ठीक है, एलसीएम प्रोडक्ट कराइए और फिर मुझे बताइए कितना आएगा। इसका हमने मल्टीप्लाई कराया तो कितना आंसर आया 3024। ओके ये ठीक है। अच्छा तो मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ, एलसीएम का मल्टीप्लाई आपने मुझे करके दिया है 3024, ये आपने मुझे आंसर बताया। और एचसीएफ का आंसर कितना निकाला था आपने 6। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर के इक्वल होना चाहिए। गिवन नंबर क्या है 336, इनटू में क्या 54। इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कराइए और बताइए कितना आएगा 18144। ठीक है, ये आपने मल्टीप्लाई करके देख लिया, इसको मल्टीप्लाई करा के देखिए कितना आएगा 18144। ये भी आंसर आपका यही आ रहा है, तो इसका मतलब आपने वेरीफाई कर लिया है। ठीक, तो क्या करते हैं सभी, हमारे सामने क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले उसके फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करने के बाद जो हमने फैक्टर लिखे हैं वहां से एचसीएफ निकाल लेते हैं, फिर क्वेश्चन को दोबारा से लिख लेते हैं, और इस बार जब लिखते हैं तो उनकी पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं, पावर की फॉर्म में, और फिर एलसीएम निकालते वक्त जो ज्यादा पावर वाले नंबर हैं उनको कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, एलसीएम निकल गया, एचसीएफ निकल गया। अब एलसीएम का मल्टीप्लाई एचसीएफ कराने पर हमने एक चीज देखी कि वो ऑलवेज किसके इक्वल आता है, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स के इक्वल। ठीक है, तो ये आपके पास एक फॉर्मूला बन गया ये। ठीक, 7 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक सर्कुलर पार्क के बारे में बात करनी है। ठीक है, कर लेते हैं। ये सपोज करिए कोई सर्कुलर पार्क है। ठीक, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। ठीक है, सोनिया सपोज करिए यहां से चलना स्टार्ट करती है और वो इसका एक राउंड लगाने में कितने मिनट लेती है 18 मिनट। ठीक है, ये मैंने यहां पर नोट कर लिया 18 मिनट। अब इसके बाद while Ravi takes 12 minutes for the same while Ravi takes 12 minutes for the same। इस बात का मतलब है कि अगर रवि यहां से यहीं से अगर रवि चलना स्टार्ट करे तो वो कितना लेता है 12 मिनट 12। तो अभी हमें यहां पर क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, 18 क्या है मिनट, 12 क्या है मिनट, इन दोनों का आप लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लीजिए तो वो आपको पता चल जाएगा कि दोनों कहां पर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो 18 की हम क्या कराएंगे, फैक्टर कराइए। ये ठीक है, यहां पर लिख लेता हूं 2 × 3 × 3 और 12 के फैक्टर कराइए। 2 × 2 से ये 6 आएगा, फिर से 3 और 1, तो यहां पर कितना आ जाएगा 2 × 2 × 3। अब सुनिए आप एलसीएम कैसे निकालते हैं।
एलसीएम निकालने के लिए मैं आपको क्या कहूँगा कि जो पावर है उनको पावर की फॉर्म में लिख लीजिए, 2 इंटू 3 की पावर 2, ठीक। और दूसरा टर्म क्या है 12, 2 की पावर 2 इंटू में क्या 3। अब देखना एलसीएम कैसे निकलता है। एलसीएम इक्वल्स टू इन दोनों 2 में से कौन सा 2 लिया जाए, 2 का स्क्वायर, जहां पावर ज्यादा हो उन दोनों में से वो वाला लिया जाए। तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 और 3 में से कौन सा लिया जाए 3 की पावर 2, ये 4 और ये 9, कितना आएगा 36। तो वो 36 मिनट बाद कहां पर मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट से, चलने के 36 मिनट बाद। इस बात का मतलब समझ रहे हो आप कि सोनिया 2 राउंड पूरा कर चुकी होगी, 18 मिनट लगता है ना उसे 1 राउंड पूरा करने में, तो सोनिया 2 राउंड पूरा कर चुकी होगी, ठीक। और रवि कितने राउंड पूरा कर चुका होगा 3 राउंड, तब तक वो रवि कितने राउंड लगा लेगा 3 राउंड लगा लेगा, ठीक है ना। हाँ देखो वो 12 लेता था, तो 12 इंटू 3 करोगे तो 36 आया, है ना, और 18 इंटू 2 करोगे तो 36 आया। तो आपने लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लिया जिस पर वो जाकर मिलेंगे। ये समझ आया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद पहले 6 क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, फिर 7 दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 आर कंपोजिट नंबर। क्या बताना प्यारे बच्चों, कंपोजिट नंबर। ध्यान से सुनना मेरी बातें। पहली चीज होती है प्यारे बच्चों प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है। दूसरी चीज प्यारे बच्चों जो होती है वो है कंपोजिट नंबर। ये हमने डिस्कस किया था डे 1, कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट हो रहे थे, 2 से, 2 है ना, जैसे 3, 5, ये वो नंबर हैं जो अपने आप से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं। और कंपोजिट नंबर आपने मुझे बताया था कि जैसे कि फॉर एग्जांपल 4 जो 2 से भी हो रहा है, 1 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, किसी और से भी हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 6 है ना। तो इनमें एक खास बात होती है। क्या खास बात होती है सर, कि अगर प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर है 2, और अगर मैं इसके फैक्टर करता हूं प्यारे बच्चों तो या तो ये इससे 2 से ही डिवाइड होगा या 1 से। लेकिन 4 की एक खास बात है, प्राइम नंबर में एक चीज दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। जैसे 2 है, 3 है, 3 का फैक्टर क्या आएंगे 3 इंटू 1। तो प्राइम नंबर्स जो होते हैं उनमें सिर्फ एक ही चीज कॉमन आ सकती है। इनका अगर कॉमन निकाला जाए ना, एचसीएफ निकाला जाए ना, तो केवल एक ही चीज कॉमन आ सकती है। बताइए क्या, 1। वेरी गुड, क्या आ सकती है 1। प्राइम नंबर्स में केवल एक ही चीज कॉमन होती है 1, ठीक है। कंपोजिट नंबर का बताना सर, देखो कंपोजिट नंबर की अगर बात करें तो कंपोजिट नंबर में 1 के अलावा कुछ और भी कॉमन आ सकता है। क्या कॉमन आ रहा है 2। इसका एचसीएफ अगर निकाला हमने 2 आया। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर 1 को छोड़कर कुछ और अगर कॉमन आ जाए, कुछ और कॉमन आ जाए, तो वो नंबर क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर। और जिसमें केवल 1 ही कॉमन आता हो वो नंबर क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर। ये समझ आ रहा है आपको, ठीक। अच्छा अब आप ध्यान दीजिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। 7 इंटू 11 इंटू 13, फिर प्लस का साइन और फिर 13। बताइए बोर्ड पर कितने टर्म लिखे हुए हैं, टर्म 2। कहां, कैसे सर, देखो इनके बीच में तो मल्टीप्लाई का ही साइन है, तो ये तो सब क्या है, एक टर्म, ठीक। और प्लस का साइन तो अब जो अब आया वो सेकंड टर्म हो गया, प्लस के बाद जो आया, तो यानी बोर्ड पर 2 टर्म लिखे हुए हैं। इन दोनों टर्म में से कौन सी डिजिट कॉमन आ रही है, 13। वेरी गुड, क्या आ रही है, देखो इसमें से भी 13 है और यहां पर भी क्या है 13 है। इन दोनों में से 13 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। 13 जब कॉमन आया तो क्या बचा 7, और क्या बच गया प्यारे बच्चों, 13 तो यहां से बाहर जा चुका, ठीक। अच्छा इनटू में अगर 13 यहां से बाहर चला गया ना प्यारे बच्चों, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे 1। वेरी गुड, ये समझ आ गया आपको, ठीक। प्लस 13 यहां से बाहर चला गया तो बताइए क्या लिख दूं। तो इस बात का मतलब ये है कि यहां पर जो कुछ भी लिखा हुआ था उसमें से 13 क्या आ रहा है, कॉमन, विच इज अदर देन 1। और अदर देन 1 अगर कुछ कॉमन आ जाए तो वो नंबर बताइए क्या होता है, कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो हियर 13 इज कॉमन फैक्टर।
which is other than 1. Therefore given number is, yes correct, given number is composite number. ये बताओ, ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी, कंपोजिट कौन से होते हैं, प्राइम कौन से होते हैं, और यहाँ पर 13 क्योंकि कॉमन आ रहा था, और 1 के अलावा अगर कुछ और कॉमन आ जाता है तो हम उसे क्या कह देते हैं, कंपोजिट नंबर। बिल्कुल आसान सी बात है। अभी और बात समझ में आएगी, एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस में 5। सबसे पहले तो ये बताओ बोर्ड पर कितने टर्म लिखे हुए हैं? 2 है ना, क्योंकि प्लस का साइन तो यहाँ आया है, इससे पहले तो सब मल्टीप्लाई चल रहा है, तो ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन है? 5। वेरी गुड, 5 कॉमन है। तो 5 अगर कॉमन आया तो क्या बचा? 7 6 5 चला गया तो क्या बचा? हाँ, इंटू 4 3 2 और 1, और यहाँ से 5 गया तो 1। और आपने क्या डेफिनेशन बताई थी मुझे कि अगर 1 को छोड़ के कुछ और कॉमन आ जाए तो वो नंबर क्या बन जाता है? कंपोजिट नंबर। अब क्योंकि 5 इज कॉमन फैक्टर विच इज अदर देन 1, देयरफॉर क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? गिवन नंबर इज कंपोजिट नंबर। बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है, ये समझ आया? ठीक, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद एक और आसान वाला क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर, कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए जीएस क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड जेईई का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।